Okay, so the next topic is identities on divergence of vector field. वेक्टर फील्ड में आइडेंटिटी का क्या मतलब है? लेट्स वी अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. यस, ओके. सो आइडेंटिटी क्या करती है मैथमेटिक्स में? तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी याद रखो कि वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट क्वांटिटी में एक रिलेशनशिप बताती है. ठीक है. सो लेट्स वी राइट व्हाट इज मीन्ड बाय मैथमेटिकल आइडेंटिटी. ठीक है. ओके. सो in mathematics an identity is an equality relating one expression to another expression b. कहने का क्या मतलब है कि कोई एक एक्सप्रेशन होगी a जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे. ठीक है. वो वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन किसी दूसरी वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन से रिलेट करती है, और में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? इक्वल का. दैट मीन्स कि अगर दो एक्सप्रेशन है, डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो वो दोनों एक्सप्रेशन आपस में कैसे होंगी? इक्वल. सो वी से दिस इज आइडेंटिटी. ओके, दिस इज आइडेंटिटी. लाइक वी हैव हियर देखिए, अब यहां पर क्या मतलब है इसका? हमने डाइवर्जेंस में ये रूल पढ़ा है कि एक डाइवर्जेंस किसी एक वेक्टर फील्ड का होता है. ओके. यहां पर हमारे पास दो वेक्टर फील्ड है, एक एफ एंड जी. ये एफ और जी क्या है? ये दो डिफरेंट वेक्टर फील्ड है. वेक्टर फील्ड मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का, या इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड का. तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर फील्ड है, उनका हमने डाइवर्जेंस करना है. कैसे करना है? रूल देख लो एक बार कि सम अप करके देन वी हैव फाउंड इट्स डाइवर्जेंस. असल में जो इसकी आइडेंटिटी है आपको ये समझनी है कि कभी फ्यूचर में आपको इसकी नीड पड़ी तो कभी आपने नोट से देखा और इसको यूज़ कर लिया. ठीक है. कैसे है इसकी आइडेंटिटी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन एक है और ये एक्सप्रेशन दो, मतलब दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है. एक ये, इनके बीच में क्या रिलेशन है? इक्वल का. इट मीन्स कि ये जो हमारे पास फर्स्ट एक आइडेंटिटी बनी है, ये एक एक्सप्रेशन बना है, ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है आपको? आइडेंटिटी. ठीक है. फिर से देखो, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक है और यहां पर ये कोई दूसरी, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? इक्वल का. इसीलिए ये क्या है? एक आइडेंटिटी. और किसके बेस्ड पर? ये डाइवर्जेंस के बेस्ड पर. ठीक है. डेल डॉट जब करते हैं तो एक वेक्टर फील्ड का वो डाइवर्जेंस ही होता है. तो ये दोनों क्या बताते हैं आपको? एक रिलेशनशिप, जिसका मतलब है कि अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड का इंडिविजुअली हमने इसका डाइवर्जेंस फाइंड किया, जो दूसरी वेक्टर फील्ड है उसका भी इंडिविजुअली फाइंड किया, दोनों को सम कर दिया, तो वही आंसर आएगा जो दो वेक्टर फील्ड को पहले सम अप करके और बाद में डाइवर्जेंस निकालेंगे. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर फील्ड को पहले सम अप करेंगे, देन वी विल फाइंड इट्स डाइवर्जेंस. एंड हियर first we will find divergence of the first vector field, then we will find divergence of the another vector field, then we will sum up them. तो ये दोनों एक ही बात है क्योंकि ये इक्वल का रिलेशनशिप है. नेक्स्ट आइडेंटिटी बहुत सिंपल सी है. यहाँ पर डाइवर्जेंस में हमारे पास पहले ये एक कोई भी कांस्टेंट दे रखा है. कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है. ये उस नंबर को हमने एक वेक्टर फील्ड में मल्टीप्लाई किया है. कैसे करते हैं? एक वेक्टर फील्ड है 2xi 4 या 2i कैप और 4j कैप. अगर मैं इस पूरे वेक्टर फील्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4i, 2 4 जा 8j कैप. द सेम थिंग यहाँ पर है. अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड में एक नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका डाइवर्जेंस फाइंड करें तो ये रूल वैसा ही है जैसे पहले हम डाइवर्जेंस फाइंड कर लें और उसी डाइवर्जेंस में हम उस स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड गिव्स ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. हियर ये थोड़ा सा डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये f है और जो ये वाला f है, ये दोनों अलग अलग है. ये f आपका क्या है? एक स्केलर फील्ड, और ये f क्या है? एक वेक्टर फील्ड. तो यहाँ पर हमारे पास स्केलर फील्ड वाला हमने पहले भी रूल देखा था ग्रेडियंट में.
ग्रेडियंट में जो रूल हमने देखा था कि स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव सीन दैट। कोई टेम्परेचर कहीं से राइज हो रहा है, हाँ, कहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें क्या है, एक स्केलर फील्ड। तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है एफ, ठीक है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ की जाती है, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है उसमें अगर हम एक स्केलर फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर फील्ड को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो स्केलर फील्ड किस फॉर्म में होती हैं। स्केलर फील्ड बेसिकली एक, हमने जो एग्जांपल देखा है फेमस, कौन सा एग्जांपल है, जी m1 m2 अपॉन में r। अगर इसी को हम ये मान लें और एक वेक्टर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका डाइवर्जेंस फाइंड करें, ये कैसा है, तो ये इसी की तरह है। यहाँ पर ये एक पूरा नंबर है ये भी, और ये भी एक नंबर आएगा, ये वाला भी। ये नंबर एक कांस्टेंट है, लेकिन ये नंबर वेरिएबल है जो डिपेंड किस पे करता है, इन वैल्यूज़ पर। तो यहाँ पर जो स्केलर फील्ड है ये वेरिएबल पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ये एक सिंपल एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों एक ही जैसी दिखती हैं, बट दीज आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, इट इज सिंपली अ कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन ये वाले में ये कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सम वेरिएबल। तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी हमारे पास डिफरेंट तरीके से दे रखी है। कैसे दे रखी है, तो देखो, अगर हम डाइवर्जेंस पहले फाइंड करते हैं ये, और फिर उसको जो स्केलर फील्ड है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन सम अप करते हैं ग्रेडियंट के बाद वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेडियंट मिलेगा हमें, ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, सही है, ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमें इसको समझ लेना है, ठीक है। हमें बस इसको समझना है, क्योंकि आगे इसके यूज़ हमें जो होंगे, जिस तरह से डिमांड होगी, हम इसको यहाँ से देखेंगे और इसका यूज़ कर लेंगे। देखो इनको कैसे समझना है, यहाँ पर तो हमें दिखता है कि डाइवर्जेंस को हम सेपरेट कर लेंगे दोनों में, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉब्लम आएगी इस वाले में। इस वाले को ऐसे जानना है कि हम ना पहले डाइवर्जेंस करेंगे फाइंड, फिर करेंगे ग्रेडियंट, या पहले ग्रेडियंट फिर बाद में डाइवर्जेंस, क्योंकि दोनों के बीच में सम है, प्लस है। तो पहले किसको लिखो चाहे बाद में किसको लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस एक वेक्टर फील्ड का होता है, डाइवर्जेंस किसी भी स्केलर फील्ड का नहीं हो सकता। तो हम डेल की मल्टीपल इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। जब वेक्टर फील्ड से करेंगे इट विल बी डाइवर्जेंस, जब इससे करेंगे इट विल बी ग्रेडियंट। और यहाँ पर फिर हमें नोट करना है कि अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं तो स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो एक वेक्टर फील्ड, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको समझना है। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा इसके बेस पर, क्योंकि हमें बस इसको यूज़ करना है, रट्टा नहीं मारना है, इसका यूज़ करना है। सो लेट्स बी डू दिस। So now you will see one example using identity of divergence. So example is for a scalar field f, कोई भी एक स्केलर फील्ड है f, वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, x y z का हो सकता है कि x का हो, y का हो, या फिर x y का हो, या फिर x z का हो, या फिर तीनों का हो। तो कोई भी एक स्केलर फील्ड है। क्वेश्चन है कि सो दैट डेल डॉट एफ आर कैप, एफ आर वेक्टर, मतलब क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, डाइवर्जेंस है। किसका डाइवर्जेंस है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वल है इसके 3f प्लस में आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। सो हमें इसको शो करना है, जहाँ पर कि आर वेक्टर क्या है हमारे पास, ये। सो कैसे करेंगे, लेट्स बी सी। तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, एक बात हम देख सकते हैं कि देखिए, एक एक्सप्रेशन, दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है, इक्वल का। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो वी मस्ट नोटिस दैट कि ये दोनों आपस में क्या शो करती हैं, आइडेंटिटी। हाँ, इसमें क्या यूज होनी है, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन अगर अलग अलग हैं तो 100% क्या यूज होनी है, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, उन तीनों में से याद करो। तो हमने एक देखी थी, डेल डॉट एफ प्लस जी वेक्टर,
ये दूसरी हमने देखी थी डेल डॉट के एफ वेक्टर, तीसरी हमने देखी थी डेल डॉट स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो ये वाली जो आइडेंटिटी नंबर थर्ड, ये इससे पूरी की पूरी मैच करती है। और इसका क्या रूल था, लेट्स वी सी कि आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने से पहले इसको लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या थी। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो पहले हम डाइवर्जेंस फाइंड कर लेते हैं, प्लस में फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस फिर स्केलर फील्ड सेम प्लस ग्रेडियंट तो वेक्टर फील्ड का डॉट, ठीक है। डाइवर्जेंस स्केलर फील्ड सेम प्लस ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड सेम। नाउ लेट्स वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे, डेल डॉट स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड इक्वल्स टू वो आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो पहले ये डाइवर्जेंस कर लेते हैं, देन स्केलर फील्ड सेम प्लस ग्रेडियंट कर लेते हैं, तो एक वेक्टर फील्ड सेम। अब मैच करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये प्लस के राइट हैंड वाला, ये पार्ट सेम है, तो हमें इसको नहीं छेड़ना है, जिसको चेंज करना है वो ये वाला पार्ट है। तो इसको फाइंड करते हैं हम। तो जो ये वेक्टर फील्ड है आर वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस कैसे करेंगे फाइंड, तो ये देखो आप, क्योंकि आर जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पहला वाला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, एंड वी नो कि क्या होने वाला है। चलो अब लिख लेते हैं पहले पूरा, और ये आई कैप, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई जे वेक्टर प्लस में इसी तरह से जेड वाला आ जाएगा। इसको अगर ध्यान से पहले समझ लेते हैं तो जेड वाला समझ में आ जाएगा, वाई वाला भी। एक्स के रेस्पेक्ट में केवल इसी को अगर करते हैं सिंगल, तो यही डेरिवेटिव होगा, बाकी सब जीरो। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो आई और आई कैप है, इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल डेल बाय डेल एक्स, और ये कितना होगा। और ये भी है, ये भी बात है कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने ये गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस ऐसे कभी फाइंड नहीं होता। ये था ग्रेडियंट का रूल। डाइवर्जेंस कैसे फाइंड होता है, तो ये F1 F2 और ये मान लो कि ये R1, ये R2 और ये R3, इसके 3 पार्ट है। तो डाइवर्जेंस कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट वी विल डू दिस एक्स आई कैप, लेकिन हमने डाइवर्जेंस रूल में सीखा है कि अगर डेल डॉट आर करें तो आई और आई हो जाता है 1, तो यहाँ पर केवल बचेगा x। फिर y का करेंगे तो क्या रूल निकलेगा हमारे पास, तो आंसर है ये R2 वाला y है ना, y j कैप, तो y j कैप डॉट डेल बाय डेल y j कैप, एक ये डॉट y j कैप, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ओनली y, ठीक है। डाइवर्जेंस कई बार फाइंड किया हमने, तो यहाँ केवल y बचेगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं कैसे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से डेल z, ठीक है, कैसे आता है एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं केवल 2 वेक्टर का करके दिखाता हूँ बस आपको, 2 डायमेंशन में। डॉट प्रोडक्ट एक्स आई प्लस वाई जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जब आई की आई के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा आई और आई 1, तो एक्स यहाँ पर बचेगा केवल। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स एक्स प्लस इसके से
अगर करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो आई और जे 90 डिग्री पे होते हैं, नॉर्मल होते हैं एक दूसरे पर, तो ये वाला 0, ठीक है, आई और जे 0 हो गया, तो x का रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर इसका इससे करेंगे तो 0, फिर y का y से करेंगे तो j और j हो जाएगा 1 del y by del y, ये बचेगा। तो यहाँ पर यही रूल हमारे पास बचेगा, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 1, इसका भी 1 और उसका भी 1, तो कितना आंसर आएगा ये 3। और इसी 3 को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं जो हमने आंसर निकाला है अपना। हमने अपना क्या आंसर निकाला है तो देखो आराम से, मैं बाकी पार्ट को हटा देता हूँ मैं, जो नीड नहीं है हमारे। हमने डेल डॉट आर फाइंड किया था, डेल डॉट आर कहाँ पर है ये, तो कितना आ गया 3 और ये f, तो 3f प्लस में आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, शो कर दिया हमने, क्योंकि और कुछ तो करना नहीं था, हमें f का पता नहीं कि वो किसका फंक्शन है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, इसी तरह से आइडेंटिटी को यूज़ करना है। वी विल सी मोर, ठीक है। देखिए कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो एक वेक्टर फील्ड के कर्ल होने से क्या मतलब होता है, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा ना। बेसिकली वेक्टर फील्ड क्या होती हैं, लाइक जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसी जो क्वांटिटी जो वेक्टर फील्ड रखती हैं अपने पास या वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो उनके थ्रू अगर कोई भी पार्टिकल रोटेट करता है या वो वेक्टर फील्ड एक कर्लिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं, तो हम तभी कहते हैं कि उस वेक्टर फील्ड का कर्ल है। कर्ल है मतलब कि वो 0 नहीं है, कोई फाइनाइट नंबर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक बकेट लेते हैं, उसमें कुछ वाटर हमने रखा, और उस वाटर को अगर हम बीच में से घुमा दें ज़ोरों से, तो उसके चारों तरफ से एक इफ़ेक्ट बन जाता है। वो एक इफ़ेक्ट हमने देखा कि वो इस तरह से कुछ वर्लपुल टाइप बन जाता है। तो ऐसे में अगर हम हर एक पानी के मॉलिक्यूल की इसकी हर किसी की अगर वेलोसिटी डिफाइन करें, तो हर किसी की एक डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर, और कुछ अमाउंट भी होगा। और साथ ही साथ अगर हम पूरा देखें तो ये जो हमारे पास इफेक्ट बनता है 1 2 3 4 ऐसे कई सारी लेयर बनेंगी जो ये शो करेंगे कि वहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट है, एक रोटेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी भी पार्टिकल को इसके ऊपर हम फ्लोट कराते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर वो पार्टिकल इसी वर्लपूल में कंटिन्यू रोटेट करेगा, ठीक है। ओके, सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का क्या मतलब है? सो आंसर है अ वेक्टर फील्ड वेक्टर फील्ड, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करती है तो उसी को हम कहते हैं देयर इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, या फिर उस वेक्टर फील्ड का कर्ल कुछ डेफिनेट अमाउंट में है। सो अ वेक्टर फील्ड विच कॉजेज रोटेशनल इफेक्ट, देन वी से देयर इज some definite amount ओके। सो अगर कोई भी एक वेक्टर फील्ड जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करती है, तभी हम कहते हैं कि उस वेक्टर फील्ड का कुछ डेफिनेट कर्ल होगा, उसका कर्ल 0 नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो ये एक छोटा सा हम समझ सकते हैं एक वेक्टर फील्ड के बारे में जिसका एक कर्ल होता है। अभी शर्त ये आती है कि अगर हम इस इफेक्ट को और समझना चाहें, विजुलाइज करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर फील्ड क्या होती है, एक फंक्शन होता है, हमने देखा था। एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं लाइक कि एफ वेक्टर है, वो कुछ इस तरह से गिवन है, ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। इस वेक्टर फील्ड को अगर हम समझें
और जो ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो कैसे कर सकते हैं ग्राफ पे ड्रॉ, लेट्स वी सी, ताकि हमें इसके और भी इफेक्ट के बारे में समझ में आए। यस, देखिए क्या समझेंगे इसमें हम। ये जो y है, y आपको क्या दिखला रहा है, दिस एक्सिस, और x क्या दिखला रहा है, दिस एक्सिस, और ये i क्या क्या दिखला रहा है, डायरेक्शन इन दी x एक्सिस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो करेगा, इट विल शो योर अमाउंट। सो ये मैग्नीट्यूड है जो कि एक स्केलर फील्ड है, ये एक डायरेक्शन है ना, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शनल के लिए ही शो होता है। तो अगर y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो एक वेक्टर फील्ड जो हमारे पास फंक्शन f है वो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 i कैप। या पहले चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये वेक्टर फील्ड कितनी हो जाएगी, 1 i कैप, सिंपली i कैप। इसको ड्रॉ करते हैं, 0 कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो 0 1 2 3 4, 0 1 2, सिमिलरली ये अगर हम इसी ग्राफ पे इसको कंसिडर करें तो ये कैसा बनेगा, लेट्स बी सी। 0 रखेंगे तो ये जो वेक्टर फील्ड है इसका अमाउंट कितना आएगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 + 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आई कैप में। तो जब y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर x वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं, यहाँ पर x कोई है ही नहीं। x में कितना है ये, 0। मतलब क्या कि अगर हम x की बात करें तो कैसे समझेंगे इसको। मान लो कि अगर ये x में 0 नहीं होता, यहाँ पर x कितना है, 0 के इक्वल। अगर ये 0 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी ग्राफ को बनाने के लिए एक पॉइंट बनाते हैं पहले। वो पॉइंट कैसे बनते हैं, इनके 2 वैल्यू से, मतलब कोऑर्डिनेट से, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। x के लिए यहाँ पर, y के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, ऐसे तो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमें इस पॉइंट से इधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अगर x नहीं है तो x हमेशा कौन सी लाइन पर है, इसी लाइन पर है, 0 वाले पर, कि वो है ही नहीं, x की वैल्यू है ही नहीं। तो बस y में रखेंगे हम। तो y में हम किधर आ जाते हैं, तो आंसर है कि 0 + 1 1 है ना। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर, और y की वैल्यू किस लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो हमने सीखा है 9th और 10th क्लास में कि y की वैल्यू ये शो करता है, y की वैल्यू ये एक्सिस शो करती है। ये एक्सिस क्या शो करती है, y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू शो करती है। तो यहाँ पर ये y की जो वैल्यू हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, y की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हर जगह y की वैल्यू कितनी है, 0। आगे बढ़ेंगे तो भी y की वैल्यू 0। तो ये 0 है, ये लाइन क्या बताती है, y = 0। यस, ओके। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को कंसिडर किया, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, i की तरफ है। कितने मैग्नीट्यूड के साथ, 1 के साथ। तो मान लेते हैं जो वेक्टर बनेगा वो 1 वाला मैग्नीट्यूड यहाँ बनेगा, इतना बड़ा। ठीक है, इसको 1 का मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं आई कैप में। जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 1 कौन सा, ये वाला। ठीक है, जब हम इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। इसका 2 गुना बनाते हैं इसी पॉइंट से। बन गया। जब y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 + 1 3, या 2 जब रखेंगे तो ये 2 वाला इधर आ जाएगा, और इस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 मतलब इससे और ज़्यादा। ये फिर y की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 + 1 4, तो इस पॉइंट पर ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा।
देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। और ये भी देख सकते हैं हम कि देखिए अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये y की वैल्यू 0 वाला पॉइंट है हर जगह पर, इधर कि y की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर हर पॉइंट पे 0 है। तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट सेम अमाउंट सेम अमाउंट सेम अमाउंट, क्योंकि y की वैल्यू 0 है हर जगह पर, ये y की वैल्यू 0 तो 0 वाली लाइन है। इसके लिए भी सेम, ये इसके लिए भी सेम। थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका, ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। इसके लिए भी। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि अगर हम x में आगे बढ़ रहे हैं तो x में आगे बढ़ने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। ये इधर एरो क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस i, क्योंकि यहां पर जो i कैप है वो डायरेक्शन बताएगा, किसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर फील्ड की। तो इधर वाली डायरेक्शन किसकी वजह से आई, इस i कैप की वजह से, ठीक है। और ये शो कर रहा है कि यहां पर जब आप आगे बढ़ रहे हो ये y की वैल्यू हर पॉइंट पे 0 है। अगर ये वेक्टर ऊपर की तरफ होता इसका मतलब वो x में भी है और y में भी है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो वेक्टर की लेंथ है उसकी जो स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ, ये वेक्टर फील्ड कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर फील्ड क्या है इस टाइम पर, मान लो एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है, ये हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। तो ये एक वेक्टर फील्ड है जिसमें ऊपर जाने पर ही मैग्नीट्यूड बढ़ता है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं, मैं ये इधर मैंने इसको प्लेस कर दिया, सो आई विल नोटिस कि इस पॉइंट पर फोर्स कम लगेगी, इस पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो ऐसे में इस ऑब्जेक्ट में एक रोटेशन आ जाएगा, टर्न हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। यस, तो ये हमने क्या शो कर लिया कि देखो इस वेक्टर फील्ड में एक स्ट्रेंथ है ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की, ठीक है। तो ऐसी वेक्टर फील्ड कहलाती है कि इनके पास कुछ कर्ल है, कुछ कर्ल, ये ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेक्टर फील्ड, अब यहां पर जो ये रोटेशन इस तरह से आया है, ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। कुछ वेक्टर फील्ड आपको मैं दिखाऊंगा जो कि एंटी क्लॉक होंगी, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, तो उसके इक्वेशन लिख लेते हैं, आप इसको ट्राई करना। x+1 j कैप इसके लिए कैसी बनेगी ग्राफ, बना के देखना। ये x की वैल्यू बनाएगा तो ये केवल x में ऐसे बनेगा वर्टिकली, ठीक है। इसका बना के देखना। तीसरा इसका ट्राई करना आप, i कैप प्लस में j कैप। तो इसमें आप देखोगे कि x और y दोनों कितने कितने 1 1, ये फिक्स हो गए, x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब कि x भी 1 y भी 1 इधर, तो ये ऐसे पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहीं से फिर से x1, तो ये जो भी लाइन बनेगी ये क्या शो करेगी कि x और y की वैल्यू हर जगह पर सेम है। हम इसको 2 नहीं, ये 3 नहीं कर सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे ये सेम मैग्नीट्यूड का बनेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो ऑब्जेक्ट रखने पर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से फोर्स सेम है, यहाँ से फोर्स सेम है, तो ऑब्जेक्ट टर्न नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जो ये वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड का कोई भी कर्ल नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे कर्ल फ्री या इररोटेशनल वेक्टर फील्ड, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। ठीक है,
इसका कोई भी कर्ल नहीं होगा, तो ये इररोटेशनल वेक्टर फील्ड होगी। लेकिन ये और ये दोनों कैसी होंगी? रोटेशनल वेक्टर फील्ड, दैट इज कि इनका कुछ फाइनाइट कर्ल होगा, कर्ल होगा कुछ ना कुछ, कितना होगा वी विल फाइंड, और वो क्या शो करेगा ये भी समझेंगे हम, ठीक है। ओके